हेलो गाइस। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है रीमान इंटीग्रल। इसको हम रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं। इसका जो क्रिएटर है, मतलब इसको जो जिसने क्रिएट किया था, उसका नाम है बर्नर्ड रीमान, जिसकी इमेज आपको यहाँ पर कोने में शो हो रही होगी। इसको 1868 में पब्लिश किया गया था। इसमें क्या होता है, इसमें हम एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरह से है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है और ये जो बी है, इसके बीच का जो एरिया होता है हम इसे पता करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचोगे कि इंटीग्रेशन में भी तो हम यही करते हैं। तो देखो, जो रीमान इंटीग्रल है ये ऐसा मान के चलो कि जो हमारा इंटीग्रेशन है उसका एकदम बेसिक है, मतलब उसकी बुनियाद है। तो आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशन की जो बुनियाद है, मतलब उसके जो बेसिक पॉइंट्स है उसके बारे में सीखने वाला है। ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस रहता है, मतलब जो मेन उद्देश्य है, वो इस एरिया को पता करना है। तो अगर हमें एरिया पता करना है तो सबसे पहले तो हमें एरिया की जो हल्की नॉलेज है वो पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया होता है हाइट इंटू विड्थ। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 19 सेंटीमीटर है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि इस रेक्टेंगल में हमें छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 190 स्क्वायर्स मिलेंगे। अगर आप इनको काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें टोटल 190 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के स्क्वायर है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो कॉलम है वो 19 है और रो कितनी है, वो होगी 10। ठीक है। तो ये मतलब होता है एरिया के फॉर्मूले का, है ना। तो ये रेक्टेंगल का एरिया इस तरह से निकालते हैं हम। तो अब मान लीजिए हमें यहाँ पर एरिया पता करना है। अगर हम यहाँ पर हाइट ये वाली ले लेते हैं और विड्थ ये वाली ले लेते हैं, तो अगर हम इसके लिए एरिया पता करेंगे तो हमको जो एरिया मिलेगा वो इस तरह से होगा। हमें सिर्फ इस कर्व और इस एक्स एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए था, हमें ये एक्स्ट्रा एरिया नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये एरर है। तो इसमें सुधार लाने के लिए, या फिर मैं ये बोलूँ कि ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से एरिया पता करने के लिए हमने क्या किया कि इस रेक्टेंगल का जो विड्थ है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया पहले तो जब हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एरिया मिल रहा था वो अब थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन अब भी हमको ये वाला एरिया मिल रहा है जो कि हमको नहीं चाहिए। तो इसको और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टेंगल लेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हम रेक्टेंगल की संख्या को बढ़ाते जाएंगे हमको जो एरिया है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। बस यही बेसिक आइडिया था। उसके बाद रीमान इंटीग्रल में क्या किया जाता है कि ये जो अभी हमने यहाँ पे जो चीज़ें देखी इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है। उसके बाद उसके बेस पे थ्योरम्स बनाई जाती है और उसका प्रूफ देखा जाता है। तो हम भी इसी अप्रोच के साथ चलेंगे। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया। ठीक है। इसके बाद हम इनको डिफ़ाइन करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये जो लास्ट पॉइंट है ये xn है। ठीक है। हम स्टार्टिंग पॉइंट को a मान रहे हैं और एंड पॉइंट को b मान रहे हैं। उसके बाद जो हमारा फंक्शन है f, वो एक बाउंडेड फंक्शन है, पॉइंट a से b के बीच में है। ठीक है। और हमने यहाँ पे जो p माना है ये एक पार्टीशन होगा a से b के बीच में, इस तरह की, सच दैट p इक्वल टू a इक्वल टू x0 x1 x2 x3 सो ऑन xn इक्वल टू b। ठीक है। इस तरह से एक पार्टीशन है b, मतलब हमने ये जो पॉइंट माने हैं इसको ही हम पार्टीशन बोल रहे हैं। ठीक है। और इसको हम टोटल को p बोलेंगे। अभी जो मैंने आपको समझाया यही लिखा है ना, आप इस पर ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आप देखिए ये जो x0 होता है वो लेस देन इक्वल टू होगा x1 के और ये लेस देन इक्वल टू होगा x2 के। ऐसा चलता रहेगा क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये x एक्सिस है और ये x0 ये x1, मतलब अगला पॉइंट पिछला पॉइंट ऐसा तो बड़ा ही होगा। ठीक है। अब हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन है कि हम यहाँ साथ में इक्वल भी क्यों लेके चल रहे हैं। ये इसलिए लिया है कि अगर हम 2 पॉइंट लें, जैसे यहाँ पे x0 है x1 है, ये अगर बहुत ही ज़्यादा पास में हो तो एक पॉइंट पे ये इक्वल भी हो सकता है ना। तो इसलिए हमने साथ में इक्वल भी लिया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि अगर हमें
एक रेक्टेंगल की विड्थ पता करनी है। तो मान लेते हैं इसकी विड्थ डेलेक्स है। तो इसकी विड्थ पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट में से इस पॉइंट को घटा देंगे, मतलब अगले पॉइंट में से पिछले पॉइंट को घटाएंगे तो हमको इसकी विड्थ मिल जाएगी। बिल्कुल वैसे ही अगर हमें किसी भी एक रेक्टेंगल की विड्थ पता करनी है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं वो जो रेक्टेंगल है आयत पॉइंट पे है, ठीक है। तो उस रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी वो होगी xi-1, ठीक है। अगले पॉइंट में से पिछले पॉइंट को घटाना है और i इक्वल टू होगा 1 2 3 4 so on nth। corresponding to each partition P of AB we put mi इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ fx, जहाँ पे x xi-1 से xi के बीच में होगा। यहाँ पर ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम सुप्रीमम को समझते हैं कि सुप्रीमम क्या क्या मतलब होता है। सुप्रीमम मतलब मान लीजिए एक हमारे पास सेट है 1 2 3 3 नंबर का, तो अगर हम वहाँ पर सुप्रीमम का यूज़ करेंगे तो सुप्रीमम क्या करेगा, वहाँ से वो एक सबसे बड़ी वैल्यू को निकालेगा। तो 1 2 3 के सेट में सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर होगा वो 3 होगा। बिल्कुल वैसे ही अगर हम इस फंक्शन में xi-1 से xi के बीच की सारी वैल्यूज रखेंगे और जिस वैल्यू पे सबसे बड़ा आउटपुट आएगा, मतलब हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, वही हमारा कैपिटल एम आई होगा। अगर इस रेक्टेंगल के केस में देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर S2 से S3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ है सारी वैल्यूज़ अगर इस फंक्शन में रखें और जिस वैल्यू पे फंक्शन की हाइट, मतलब ये जो आउटपुट आ रहा है वो सबसे ज़्यादा है, वो हमारा कैपिटल एम आई होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। उसी तरह से एक स्मॉल एम आई होगा जिसका मतलब होता है इन्फिनिमम ऑफ fx, जहाँ पे xi-1 से xi के बीच में होगा। ये कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई किसी एक रेक्टेंगल के लिए है, ठीक है। तो आप ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस ये जो इन्फिनिमम है इसका मतलब होता है कि ये हमें सबसे छोटी वैल्यू देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो ये जो इन्फिनिमम है हमको सबसे छोटी वाली वैल्यू देगा। क्या वैल्यू आंसर आएगा, 1 आएगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पर स्मॉल एम आई को देखें तो इसमें क्या होगा कि ये भी क्या करेगा कि इस रेक्टेंगल के लिए मान लीजिए ये S2 से S3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होगा उसको फंक्शन में रखेगा और जिस वैल्यू पे हमें सबसे कम आउटपुट मिले, मतलब कम से कम हाइट मिले, वो हमारा स्मॉल एम आई होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप देखते हैं, इसके बाद अपर सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन P वो होगा UPF इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई इंटू डेल एक्स आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको ये तो पता है कि डेल एक्स आई क्या होता है। डेल एक्स आई है किसी एक रेक्टेंगल की विड्थ और कैपिटल एम आई क्या होता है, ये हमने देखा कि ये किसी एक रेक्टेंगल के लिए xi-1 से xi के बीच में हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो है, ठीक है। तो अगर हम इस हाइट का, मतलब मैक्सिमम हाइट जो है इस रेक्टेंगल के लिए उसका और डेल एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। ऐसे ही हम अगर हर एक रेक्टेंगल का एरिया पता करें और उसको जोड़ें तो यही शो कर रहा है कि हम हर एक रेक्टेंगल का एरिया पता करेंगे और उसको जोड़ेंगे, समेशन है ना। तो इसको हम बोलते हैं अपर सम। इसको मैं आपको एक एनिमेशन के ज़रिए समझाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पर मैक्सिमम हाइट लेके चल रहे हैं, तो ये जो रेक्टेंगल्स है उसका जो सम है इसको हम अपर सम बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो रेक्टेंगल है हमें जो कर्व है उसके अंदर जो एरिया चाहिए था उससे बाहर जा रहा है ना। इसको अपर सम बोलते हैं। कहाँ पे, ओवर पार्टीशन P। तो इसी तरह से होता है लोअर सम। लोअर सम LPF इक्वल टू होता है समेशन i इक्वल टू 1 से n एम आई इंटू डेल एक्स आई। डेल एक्स आई तो हमने पहले ही बात कर लिया। और स्मॉल एम आई क्या होता है, ये होता है इन्फिनिमम ऑफ fx, जहाँ पे x xi-1 से xi के बीच में होता है। मतलब हमारा जो रेक्टेंगल है उसकी जो मिनिमम हाइट है वो लेके चल जाए। तो अगर हम हाइट और विड्थ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एरिया मिलेगा और हम उन सबको जोड़ देंगे तो वो होगा हमारा लोअर सम, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको एनिमेशन के जरिए समझा देता हूँ। आप यहाँ पर एनिमेशन में देख सकते हो कि अगर हम उस रेक्टेंगल की मिनिमम हाइट लेके चलते हैं और उनका सम करते हैं तो हमको जो एरिया मिलेगा वो हमारा लोअर सम है ना।
ये मतलब होता है LPF और UPF का, ठीक है। UPF मतलब अपर सम और LPF मतलब लोअर सम। ये जो P है हमारा, वो हमारा पार्टीशन है और F हमारा फंक्शन है ना, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद since F is bounded over AB, so there exist two numbers small m and capital M such that, मतलब हमारे पास ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड है A और B के बीच में, तो यहाँ पे दो नंबर एग्जिस्ट करेंगे स्मॉल m और कैपिटल M, इस तरह से कि m लेस देन इक्वल टू होगा fx के और ये लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल M के। तो इसका मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ है, मतलब एक्स एक्सिस में जितनी भी वैल्यूज़ है, इसको हम 1 बाय 1 फंक्शन में रखेंगे तो हमको कुछ आउटपुट मिलेगा। तो जो हमें आउटपुट मिला है वो जो सबसे छोटा आउटपुट होगा वो हमारा m होगा, और जो सबसे बड़ा आउटपुट होगा वो हमारा कैपिटल M होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्मॉल m है ये होगा, मतलब यहाँ पे जो भी हाइट है वो होगी, और कैपिटल M वो ये होगा। अगर हमारा फंक्शन का ग्राफ मान लीजिए इस तरह से होता, तो यहाँ पे जो हमारा स्मॉल m होता वो ये होता और कैपिटल M लगभग यहाँ पर होता, है ना। तो ये इसका मतलब है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, बहुत आसान है। अब फॉर एवरी पार्टीशन P वी हैव m इंटू P माइनस ए लेस देन इक्वल टू LPF लेस देन इक्वल टू UPF लेस देन इक्वल टू m इंटू B माइनस ए। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है। हमको पता है कि किसी एक रेक्टेंगल के लिए जो स्मॉल एम आई होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है कैपिटल एम आई के, है ना। स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई क्या होता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसके बाद ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसमें जो सबसे स्मॉल हाइट होगी m वो इससे भी छोटी होगी, और इसी फंक्शन में जो सबसे बड़ी हाइट होगी वो कैपिटल एम आई से भी बड़ी होगी, है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद अगर हम इसमें डेल एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें समेशन लगा दें तो हमको ये वाला प्रूफ मिल जाएगा, है ना। तो इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम डेल एक्स आई का समेशन देखते हैं कि वो क्या होगा। तो डेल एक्स आई का जब समेशन हम ओपन करेंगे तो होगा डेल एक्स वन प्लस डेल एक्स टू, सो वन ऐसे चलता रहेगा और आखिरी में आएगा डेल एक्स एन, ठीक है। हमने डेल एक्स आई की डेफिनेशन देख ली थी, वो होगी एक्स आई माइनस वन, है ना, जहाँ पर आई 1 2 3 4 से n तक होगा। तो चलिए अब हम इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो जब हम इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये जो डेल एक्स वन है इसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी एक्स आई माइनस वन। तो आई की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 0, तो x1 माइनस x0। उसके बाद डेल एक्स टू की वैल्यू वो होगी x2 माइनस x1। उसके बाद डेल x3 की वैल्यू वो होगी x3 माइनस x2। इसके बाद x4 की वैल्यू वो होगी x4 माइनस x3। ऐसा ही चलता रहेगा और हमको मिलेगा xn माइनस 1, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि x1 से x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x2 से x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x3 से x3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस x4 से आगे x4 होगा उससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और xn माइनस 1 से इधर एक xn माइनस 1 होगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमको लास्ट में क्या मिलेगा, वो होगा xn माइनस x0। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो xn है इसको हमने b के इक्वल माना है और x0 को a के इक्वल माना है, तो हमको मिलेगा b माइनस a, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डेल एक्स आई का जो समेशन है वो होगा b माइनस a, है ना। और ये जो m है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट समेशन के बाहर आ जाएगा, मतलब इसके मल्टीपल में चलेगा लेकिन वो कॉमन आ जाता है इसलिए बाहर आ जाएगा। तो हमको मिलेगा m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू, इसको आप देखिए हमने ये देख लिया है ये इक्वल टू होता है LPF का, तो इसकी जगह पे LPF आ जाएगा, और ये इक्वल होता है UPF के, तो इसकी जगह पे UPF आ जाएगा। और यहाँ पे भी कैपिटल M जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना, इसके मल्टीपल में रहेगा लेकिन बाहर आ जाएगा समीशन के। और डेल एक्स आई का मतलब तो देख लिया हमने, वो होता है b माइनस ए, तो ये होगा m इंटू बी माइनस ए। तो इस तरह से इसका हमने प्रूफ भी देख लिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये सब कुछ कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये बेसिक डेफिनेशंस है,
इसके बाद हम आगे थ्योरम्स का प्रूफ देखते हैं या फिर थ्योरम्स को समझते हैं, तो ये सब हमको काम में आएगा। ठीक है। इसके बाद आता है अपर रिमान इंटीग्रल और ए बी। इसमें हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन के ऊपर यहाँ पे एक बार लगाते हैं ऊपर की साइड, हम इसको अपर रिमान इंटीग्रल बोलते हैं। ये इक्वल होता है इन्फिनिमम ऑफ यू पी एफ। ठीक है। तो हमने यू पी एफ के ऊपर तो बात कर ली है, लेकिन यू पी एफ का इन्फिनिमम इसका क्या मतलब होता है। तो जैसे देखिए आप, ये जो ग्राफ है हमारा, ये यहाँ पर हम जो एरिया पता कर रहे हैं और ये जो रेक्टेंगल्स बनाया है ये यू पी एफ के फॉर्म में ही है। मतलब हमने जो रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल की जो हाइट है वो कैपिटल एम आई लेके चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल्स बने हैं सारे, उनका जो एरिया है वो यू पी एफ के फॉर्म में है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर हम इसी केस में अगर इन सब का एरिया पता करें और उन सबको जोड़ दें तो हमको ये एरिया मिलेगा, लेकिन साथ में ये एक्स्ट्रा एरिया भी मिल रहा है ना। तो अगर हम इस रेक्टेंगल की विड्थ को कम कर दें और फिर एरिया पता करें, और तो देखिए रेक्टेंगल्स की जो संख्या वो भी बढ़ जाएगी और विड्थ कम हो जाएगी, तो हमको जो एरिया है और एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। तो ये यही बोल रहा है कि आप रेक्टेंगल्स की विड्थ को कम करो, रेक्टेंगल्स की संख्या को बढ़ाते जाओ, उसके बाद इस एरिया को पता करो। तो उसका मतलब होता है यू पी एफ। जब हमको एरिया सबसे कम मिले, है ना, एरिया सबसे कम मिले मतलब बिल्कुल एक्यूरेट हो, तब वो होगा हमारा अपर रिमान इंटीग्रल ओवर ए बी। ठीक है। इसी तरह से होता है लोअर रिमान इंटीग्रल ओवर ए बी। इसमें हम इंटीग्रेशन के नीचे एक बार लगाते हैं यहाँ पे, है ना। ये इक्वल टू होता है सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ। तो एल पी एफ क्या होता है, तो इसके ऊपर भी हमने बात कर ली है। तो इसको समझने के लिए हम इसी ग्राफ को फिर से ले लेते हैं, लेकिन ये जो रेक्टेंगल है वो मैं एल पी एफ के फॉर्म में बनाऊँगा। मतलब हमारे जो रेक्टेंगल है उसकी जो हाइट होगी वो स्मॉल एम आई के फॉर्म में होगी। ठीक है। अब स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई क्या होता है हमने पहले ही बात कर ली है। उसके बाद देखिए, तो स्मॉल एम आई क्या बोलता है कि अगर हम एक पार्टीशन लें x0 से x1, है ना, तो इसमें अगर x0 से x1 की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ को अगर मैं फंक्शन में डालूँ और जिस वैल्यू पे हमारे फंक्शन की जो आउटपुट है वो सबसे कम आए, मतलब हमें जो हाइट है वो सबसे कम मिले, वो हमारा स्मॉल एम आई होगा, है ना। तो ये मतलब होता है स्मॉल एम आई का। तो आप देखिए ये जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे ये जो x0 है इस पर हमको कम से कम आउटपुट मिलेगा और x0 x1 पे हमें सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। सिर्फ इस पार्टीशन की बात कर रहा हूँ, है ना, x0 से x1 के बीच में। तो ये जो x0 है वो हमारा स्मॉल एम आई होगा, मतलब x0 पे जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा स्मॉल एम आई होगा, और इसकी विड्थ क्या होगी x0 से x1 के बीच की ये लेंथ, है ना। तो इस तरह से हमको यहाँ पर एक रेक्टेंगल मिलेगा जो कि इस तरह से होगा, है ना। उसके बाद इसी तरह से हम सेकंड वाले पार्टीशन में एक रेक्टेंगल बनाएंगे, है ना। यहाँ पर भी हम जो हाइट है वो उसको स्मॉल एम आई के रूप में लेके चलेंगे। ठीक है। इसी तरह से सारे रेक्टेंगल्स बनाएंगे हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने अभी रेक्टेंगल्स जो है वो कम से कम लिए हैं, है ना। तो जब हम रेक्टेंगल कम ले रहे हैं तो मतलब विड्थ ज़्यादा है, तो विड्थ ज़्यादा है तो आप देख सकते हो कि हमको तो इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए था। हमको इन रेक्टेंगल्स का एरिया तो मिल ही जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ स्पेस अभी भी बची है ना, ये वाली स्पेस अभी भी बची है, तो ये काउंट नहीं होगी। तो इनको भी काउंट करने के लिए हमको ये जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ को कम से कम लेना होगा। अगर विड्थ कम लेंगे तो रेक्टेंगल की संख्या बढ़ेगी, पार्टीशन बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो ये यही बोल रहा है कि जब हमारा एल पी एफ ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब ये जो रेक्टेंगल उसकी विड्थ कम हो जाएगी और सारे रेक्टेंगल की संख्या बढ़ जाएगी, और जब हम एरिया पता करेंगे, मतलब सबका एरिया पता करके उसको ऐड करेंगे, तो हमारा जो एल पी एफ है वो बढ़ेगा, है ना। अभी के केस में एल पी एफ कम है, अगर हम विड्थ कम करेंगे तो एल पी एफ बढ़ेगा। तो यही बोल रहा है कि जब हमारा एल पी एफ सबसे ज़्यादा हो तब हम उसको लोअर रिमान इंटीग्रल बोलेंगे और उसको इस तरह से शो करेंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है आपको लोअर और अपर रिमान इंटीग्रल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो इन्फिनिमम और जो सुप्रीमम है, ये जो वैल्यूज़ ले रहा है ये पार्टीशन पी में ले रहा है ना, यही लिखा है अपन ने
स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई को समझा था, तो वहाँ पे भी एक्स आई -1 से एक्स आई के बीच में बिलोंग कर रहा था। मतलब जो हमारा फंक्शन है वो एक्स आई -1 से एक्स आई के बीच की वैल्यूज़ ले रहा था। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो अपर रीमान इंटीग्रल है उसमें ये जो UPF है वो पार्टीशन P में है, ऐसा शो कर रहा है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। If the upper and lower Riemann integral are equal, we say that f is Riemann integrable on AB. We write f belongs to R. इसका मतलब है कि जब हमारा लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल हो, अब अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल होने का क्या मतलब है, ये आप इस एनिमेशन में देख के समझ सकते हो, है ना। आप देख सकते हो कि किसी एक पोजीशन पे हमारा अपर एंड लोअर इंटीग्रल आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो जिस पोजीशन पे वो इक्वल हो रहे हैं तभी हम कहेंगे, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो हम उसको नहीं कह सकते कि वो रीमान इंटीग्रेबल है। जब वो दोनों आपस में इक्वल हो तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है इस रीमान इंटीग्रेबल ऑन AB। इसको इस तरह से शो करेंगे, वी राइट f बिलोंग्स टू R, है ना। इसके बाद वेयर R डिनोट द क्लास ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, मतलब ये जो हमारा R है, हमने यहाँ पे जो R लिखा है ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की क्लास को शो करता है। द कॉमन वैल्यू इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ dx a to b, और ये जो फंक्शन है हमारा f, इसको हम fx इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। आप देख सकते हो कि हमने इस वीडियो में रीमान इंटीग्रल के ऊपर अच्छे से एकदम डिटेल में बात किया है। मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझाया है कि कौन सी चीज़ कैसे आई, कैसे बनी, ठीक है। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है या फिर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, है ना। तो इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि जो मेरा वीडियो है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है ना, ताकि मैं आगे वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।